नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाठक डायलॉग मंच में आपका स्वागत करता हूं। इस एजुकेशनल सेशन में आज हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। हमारे पास आदित्य जी हैं जिन्होंने 65th बीपीएससी में 8th रैंक लाया और ज्योग्राफी उनका ऑप्शनल था। तो आदित्य जी, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो आदित्य जी, बस एक अप्रोच हमें जानना है यहाँ पर कि यस सर, ज्योग्राफी के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए और इसके क्या चैलेंजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश हम करते हैं कि आपका क्या मार्क्स आया था सर ज्योग्राफी ऑप्शनल में? सर मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल में 181 थे। यस सर। और पेपर वाइज कुछ आइडिया है कि किस पेपर में कितना मार्क्स है? सर मेरे जीएस 1 में 180 थे, जीएस 2 में 140 एंड ऑप्शनल में 181 एंड इंटरव्यू में मेरे 90 मार्क्स थे। तो सर तो ये जी जी जो 181 मेरे आए हैं वो डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा लास्ट क्वेश्चन जो था 25 मार्क का एक क्वेश्चन था, वो मैंने हाफ ही कंप्लीट करा था। तो आप मान सकते हैं कि मैंने 285 आउट ऑफ 300 ही अटेम्प्ट करा था और प्रोबेबली अगर मैं वो पूरा पेपर कंप्लीट कर पाता तो मेरा स्कोर 190 प्लस होता। तो इसका मतलब ये था कि ज्योग्राफी ने आपको एक एडवांटेज दिया। यस सर, डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिला। ओके, इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखें, आपने ज्योग्राफी क्यों चूज किया और इसके क्या आपको एडवांटेजेस क्या क्या दिखे ज्योग्राफी के? क्योंकि लोगों को लगता है कि काफी बड़ा है और बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे फिगर्स को याद करना पड़ेगा। तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें? सर एक तो मुझे लगता है कि फिजिकल ज्योग्राफी जो पार्ट है वो काफी साइंटिफिक है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, वो एक जो भी उससे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं दैट आर ड्यू टू साइंस ओनली। साइक्लोन का फॉर्मेशन वो भी बड़े साइंटिफिक सी चीज है। मतलब इनफैक्ट ज्योग्राफी में जो भी फिजिकल पार्ट है वो मुझे काफी अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो साइंस रिलेटेड है और मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो एक वो अट्रैक्शन था। दूसरी चीज ये थी कि मुझे एटलस और मैप से काफी जुड़ाव था बचपन से ही। तो मैं काफी अच्छे मैप्स ड्रॉ कर लेता हूँ, सब वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक्चुअली, मोर देन थ्योरी। तो ये दो रीजन थे कि मैंने चूज किया ज्योग्राफी को। और जो मेरा कॉलेज का सब्जेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ऑप्शनल की लिस्ट में होता नहीं है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ज्योग्राफी आया। और इसमें एक फैक्टर और भी है कि इसमें रटना उतना नहीं होता, आप समझ के आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो साइंटिफिक है तो मतलब लॉजिकली है, तो इसमें बहुत सारी यस चीज सर। को आप लॉजिकल बेसिस पे एड्रेस कर सकते हैं। यस सर। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं जो 65th बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये यस सर। सेक्शन 1 है और फिजिकल ज्योग्राफी का है। तो इसके लिए कौन सा बुक आपने रेफर किया था? सर फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने सबसे जो मेन बुक है सविंद्र सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी, वो रेफर की थी। उसके अलावा मैंने कोई अदर बुक नहीं रेफर की थी। हाँ, उससे पहले जो मेरा बेस प्रिपेयर करना होता उसके लिए मैंने एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ी थी। तो वो मेरा बेस था और जो ऑप्शनल स्पेसिफिक जो कंटेंट था वो सविंद्र सिंह की बुक से था। ऐसा माना जाता है कि ऑप्शनल में कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। तो क्या यस आपने भी सर। कुछ आइडेंटिफाई करके उस पर जीरो डाउन करके एक्ट किया था? ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी थी आपकी? यस सर, इनफैक्ट बीपीएससी में आप ऑप्शनल के क्वेश्चंस को काफी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस 10-20 इयर्स के क्वेश्चंस का ट्रेंड देखें तो। इनफैक्ट 10 ना भी, आप 5-6 इयर्स का भी अगर ट्रेंड ऑब्जर्व कर लें तो आप काफी क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिवीजन पिंक, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे ईयर में पूछा ही जाता है। या प्लेट टेक्टोनिक्स, ये भी इस तरह के क्वेश्चन हर दूसरे या तीसरे साल में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था। इनफैक्ट मैं एग्जाम हॉल में एंटर करने से 1-2 घंटे पहले भी इस सेम क्वेश्चन को मैं काफी अच्छे से रिवाइज करके गया था। तो आप उसको सिलेबस में जो पॉइंट है उनको तो आप प्रिपेयर करें ही, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। आप किसी कोचिंग नोट्स या किसी चीज के अकॉर्डिंग ना प्रिपेयर करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, तो आप अच्छे से प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे और प्रिपेयर ही कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस में आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था? कुछ याद है आपको? काफी साल हो गए, मतलब महीनों हो गए, तो फिर भी क्या आपको लगता है कौन कौन से क्वेश्चन थे?
सर इसमें पहला जो क्वेश्चन है डेविस एंड पिंक, वो मैंने जस्ट एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले रिवाइज किया था, तो ये मेरा बिल्कुल नेचुरल था कि अटेम्प्ट करना अच्छा है। अच्छा। और इस सेकंड सर कोपेंस का जो वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो मैंने अटेम्प्ट किया, और रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडियन ओशन वो मुझे काफी अच्छे से प्रिपेयर था, उसका मैप और उसके फीचर्स, तो वो मैंने प्रिपेयर किया 2। एंड जो लास्ट 6 क्वेश्चन है फ्रंटियर बाउंड्री इन बफर जोन, वो मैंने अटेम्प्ट किया, और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के फैक्टर्स अटेम्प्ट किया, बेसिकली 1, 2 एंड 6। ओके, तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट किया, तो इस तरफ पेंक और डेविस का साइकिल है, तो आपने इसके लिए डायग्राम के अप्रोच से आगे बढ़े कि मतलब स्टार्टिंग से ही आपने पैरामीटर लेकर के उन दोनों के बीच में कॉम्परेटिव स्टडी स्टार्ट कर दिया था? नहीं सर, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे 50 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, जैसे हमारे पास सर 36 पेजेस की आंसर कॉपी होती है, तो अगर हम 50 आउट ऑफ 300 डिवाइड करें तो 6 पेजेस में आपको 50 मार्क का आंसर लिखना होता है। तो मैंने इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट में मैंने डेविस की थ्योरी अटेम्प्ट की 2 पेजेस में, बाकी 2 पेजेस में मैंने पिंक का एक्सप्लेनेशन किया कि उनका क्या था, मतलब थ्योरी क्या थी, और दोनों में मैंने ये दोनों डायग्राम जो आपने डिस्प्ले किए हैं, ये दोनों मैंने ड्रॉ किए थे। उसके अलावा जो थर्ड पार्ट था उसमें मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस की थी। आफ्टर गिविंग ऑल द डिस्क्रिप्शन मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस की कि मतलब इनमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। कुछ आपने ऐसा अटेम्प्ट किया था कि आपके आंसर कुछ थोड़ा सा यूनिक हो जाए, मतलब सर डायग्राम कुछ स्पेसिफिक होंगे या सर बेसिकली सर ये दोनों डायग्राम तो इस क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करने ही करने हैं जब भी आप ये करते हैं। उसके अलावा मैंने एक डायग्राम एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था जिसमें कि मैंने यूथ मैच्योरिटी और ओल्ड एज का डिस्प्ले किया था। तो बेसिकली 6 पेज के क्वेश्चन में मेरे 3 या 4 डायग्राम थे, तो ये थोड़ा सा यूनिक बनाना था, और पॉइंट वाइज तो मैंने लिखता ही हूँ मेनली। अच्छा सर, कंक्लूजन भी लिखा आपने कुछ उसमें? कंक्लूजन का तो स्कोप लगता नहीं है, फिर भी कुछ सर कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वही एक अपने आप में एक कंक्लूजन है। उसके बारे में बहुत ज्यादा वरी करना या बहुत ज्यादा टाइम देना आपके बाकी क्वेश्चंस को हैम्पर कर सकता है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस को ही मैंने सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस करके फिनिश कर दिया था। yes, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिव एन अकाउंट ऑफ द कोपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एंड मेंशन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। तो यहाँ पर yes, ये गिव एन अकाउंट का कुछ पर्पस होता है क्या, कि जैसे कोई टेबल बेसिस पे इसको असेसमेंट करना होता है, या पैराग्राफ या पॉइंट बेसिस में, इसका कुछ अप्रोच स्पेसिफिक होता है क्या? सर ये 25 मार्क का क्वेश्चन था, तो इसमें मेरे पास 3 पेजेस ही थे लिखने के लिए। उसके अलावा सर इसमें मैंने वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था, जिसमें मैंने जहां जहां भी डिफरेंट टाइप के जो क्लाइमेट्स होती हैं उनको मैंने बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया था उस वर्ल्ड मैप में, और मैंने इंटायर वर्ल्ड का मैप ड्रॉ किया था रादर देन सम स्पेसिफिक एरिया। तो यस सर, तो जैसे मैंने इसमें इतना ही नहीं, मैंने हर कॉन्टिनेंट का मैप ड्रॉ किया था क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में, और हर क्लासिफिकेशन को ए और उसके सब फीचर्स जो होते हैं, जैसे एएम होता है या AW और होता है, ऐसे करके उनको डिस्क्राइब कर दिया था। और 3 पेजेस में बहुत ज्यादा लिखने का स्कोप नहीं होता आपके पास, आपको जस्ट बेसिक 1 लाइनर 2 लाइनर हर क्लाइमेट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है, और लास्ट में कुछ मेरिट्स या डिमेरिट्स जो हैं कोपेन क्लासिफिकेशन के, वो लास्ट के हाफ पेज में आप मेंशन कर सकते हैं। तो वर्ल्ड मैप के लिए मतलब आपने कुछ प्रैक्टिस किया होगा पहले से, क्योंकि रिटेन करना तो बड़ा टफ है, तो इसमें काफी जी। यस सर, तो वर्ल्ड मैप की सर मैंने काफी प्रैक्टिस करी थी, और कोपेन्स क्लासिफिकेशन तो मैंने काफी अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, और मैं कोई भी वर्ल्ड मैप विद इन 2 मिनट्स ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इतनी मैंने प्रैक्टिस की थी, और वो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल में बिगेस्ट एडवांटेज था। ओके, सो आपको जो माइलेज मिला वो आपके डायग्राम्स और मैप में जो आपकी स्किल्स आपने डेवलप किया वहां से आया। यस सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर ऑफ इंडियन ओशन। तो ये रिलीफ फीचर, तो इसको भी एक रिटेन करना, तो आपने डायग्राम बना करके भी इसको मैनेज किया सर? सर इसमें जो आप मैप आपने डिस्प्ले किया है, ये मैंने एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस किया था रियल एग्जाम में, और वैसे ये दिखने में सिंपल लग रहा है, बट ये डायग्राम काफी टफ होता है रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में सीमित टाइम में इसको कंप्लीट करना। तो इसके लिए मैंने काफी प्रैक्टिस करी थी, जिस वजह से मैं ये
डायग्राम एज इट इज रिप्रोड्यूस कर पाया। और इसके अलावा सर मैंने एक और डायग्राम दिया था, जैसे मैंने इसमें 2 डायग्राम दिए थे, ये तो एक मेन जो मैप होता है ये तो था ही, उसके साथ साथ मैंने जो कंटिनेंटल शेल्फ और कंटिनेंटल स्लोप और वो सारी जो जो बेसिक सा डायग्राम होता है वो भी मैंने फर्स्ट पेज पे छोटा सा बनाया था। जी तो जी, मैंने वो यस सर, ये एग्जैक्टली ट्रेंच और रीचेस और ये वाला एग्जैक्टली सब। एग्जैक्टली। ओके ओके, तो ठीक है इस ठीक है तरह सर। का भी मैंने बेसिक, हर किसी ने एक मैप ज्यादा से ज्यादा बनाया होगा, मैंने 2 बनाए। जी उसके अलावा सर हर फीचर को मैंने इंडिविजुअली कि यहाँ यहाँ ट्रेंचेस है, यहाँ यहाँ बेसिन्स हैं, यहाँ यहाँ मिडियोसेनिक रिफ्ट्स हैं, तो वो मैंने डिस्प्ले किया था। ओके ओके। अच्छा सर, ऐसा है कि डायग्राम्स में कलर पेन यूज कर सकते हैं कि केवल आप पेंसिल और पेन से यूज कर सकते हैं? सर मैंने पेंसिल यूज किया था, और कलर यूज करने का उतना स्कोप होता नहीं, क्योंकि अगर आप उतना कलाकारी टाइम नहीं। दिखाएंगे तो समय नहीं बचेगा आपके पास। जी जी, तो ये तो मैंने ओझा सर है उनका मैंने ये पिक्चर लिया हुआ था रेफरेंस के लिए। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो आपने शायद अटेम्प्ट नहीं किया था, प्रेजेंट सॉइल का जो क्वेश्चन है। यस सर, सॉइल का काफी स्पेसिफिक हो जाता है, वो मैप थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ड्रॉ होता है, इसलिए मैंने इसको स्किप करा था। ओके सर, नेक्स्ट इसमें सेकंड पेपर में देखते हैं। सेकंड पेपर में आपने ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था सर? उसमें सर 6 क्वेश्चन भी था एक, जो कि बाउंड्री बफर, और ये 6 क्वेश्चन सेक्शन 1 में था। हाँ हाँ, 6 क्वेश्चन था, यस ये क्वेश्चन यस था। सर। अच्छा सर, इसको कैसे टैकल किया आपने? वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप कैसे बनाया आपने? सर 6 में जो था, मैंने इंडिया के ही नहीं, मैंने हर अच्छा जगह के अच्छा, मैप्स इसमें यूटिलाइज किए। ओके सॉरी सर, यस यस सर। जी तो जैसे 3 पेजेस में आंसर लिखना होता है 25 मार्क के क्वेश्चन का, तो मैंने हर एक पेज में, एक पेज में फ्रंटियर, एक पेज में बाउंड्री, एक पेज में बफर जोन का टारगेट रखा, और हर किसी में मैंने 2 या 3 एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि बफर जोन में मैंने अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया, एक ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में नेपाल, एक अफगानिस्तान एक था, नेपाल, भूटान, इन सब जी के एग्जांपल्स दिए मैंने। उसी तरह बाउंड्रीज तो खैर हर कंट्री के बीच बाउंड्रीज हैं, उनके एग्जांपल दिए। फ्रंटियर में मैंने अंटार्कटिका का एग्जांपल दिया। तो ऐसे करके मैंने, और उनका मैप ड्रॉ किया प्रॉपर प्रॉपर, ओके उनका हर कंटिनेंट या हर बफर जोन का या हर बाउंड्री का मैंने मैप ड्रॉ करके डिस्प्ले किया। तो ये 3 पेजेस में बहुत अच्छा आंसर हो जाता है, क्योंकि 3 पेजेस में आप इतने सारे 6-7 मैप्स बना देते हो। तो ये काफी अच्छे से हो गया। उसके अलावा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में सर मैंने फैक्टर्स तो दिए ही, जी उसके साथ साथ मैंने उनके एग्जाम्पल्स भी दिए। जैसे बोकारो का मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो कैसे कोल माइंस के पास या आयरन ओर की माइंस के पास पड़ता है, तो उसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी स्ट्रेटेजिक है। जी उसके अलावा मैंने सर इसमें वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी भी एक पोर्शन जोड़ा। उसके अलावा मैंने उसमें एग्लोमरेशन जो इकोनॉमी होती है उसका भी जी एग्जाम्पल, उसका भी मैप मैंने ड्रॉ किया, मतलब डायग्राम जो होता है वो मैंने ड्रॉ किया। तो ऐसे करके इसमें मेरा काफी मल्टी डायमेंशनल आंसर क्रिएट हो गया था 6P में। जी जी, ये एग्लोमेरेशन का जो एक आइडिया बनता है। इसमें यस जो सर। आपने एग्जांपल्स डाला, ये तो सेक्शन 1 था, इसमें वर्ल्ड के भी एग्जांपल्स डाले आपने इंडिया के अलावा? और यस सर, मैंने इसमें वर्ल्ड के भी एग्जांपल्स डाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ईस्टर्न कोस्ट है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसके मैंने जी जी एग्जांपल्स डाले। जी और यूरोप में भी कई लोकेशंस हैं, रसिया में कई रीजन्स हैं, उनके एग्जांपल्स डाले। वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी, बट मैंने जी यूरोप जी। और यूएसए के भी काफी एग्जांपल्स यूज किए। बस एक हिंट जानना था कि जैसे आपने एग्जांपल से अपने आंसर को एड्रेस किया, मैप से किया, तो वो थोड़ा सा आपको एक एडिटिव आपको एडवांटेज मिल गया वहाँ। यस सर। सेकंड पेपर में देखते हैं, ये आपने पहला क्वेश्चन ट्राई किया होगा शायद। यस सर। और बिकॉज 7th। मानसून तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहता है, सब मानसून पे यस काफी सर, तैयारी। ये क्वेश्चन काफी प्रेडिक्टेबल है, और जी ये तो हर किसी सीरियस कैंडिडेट को प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए। तो इसमें भी सर जितने भी फैक्टर्स मुझे पता है, और जो थ्योरी का पार्ट रहते ही रहते हैं, जैसे एल नीनो है, जेट स्ट्रीम्स हैं, इंडियन ओशन डाइपोल है, ऐसे करके मैंने सबके, मतलब इसमें तो मैंने 3-4 डिफरेंट डायग्राम, डिफरेंट मैप्स प्रेजेंट किए थे। ओके, तो मतलब आपने बिल्कुल इसको जस्टिफाई किया कि आपने जो वेरिएबल फैक्टर्स है जो अनरिलायबल है उसी को एड्रेस किया, क्योंकि यस ज्यादा सर। ऐसा लगता है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो
मॉनसून मैकेनिज्म को डिफाइन करने लग जाते हैं। तो आपने यस ये जो जो पैरामीटर डिस्टर्ब करता है इंडियन मॉनसून को, आपने उस पर रिलाई किया, उसको हाईलाइट किया ज्यादा। यस सर, मतलब मैंने जो मैकेनिज्म होता है, मेन मैकेनिज्म होता है, वो तो डिस्प्ले किया है जो साउथ वेस्ट जी मानसून जी का या नॉर्थ ईस्ट मानसून का होता है, बट जी मेनली मेरा फोकस जो वेरिएबिलिटी के फैक्टर्स थे उन पे था। जी और साउथ वेस्ट मानसून को सबसे पहले तो मैंने वही डायग्राम ड्रॉ किया जो कि साउथ वेस्ट मानसून का होता है। उसके अलावा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है वो मैंने ड्रॉ करी, जी और फिर तिब्बतन प्लेटो और वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होता है उसको मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया। एल नीनो को मैंने साउथ अमेरिकन कोस्ट दिखा के वो काफी अच्छे से प्रेजेंट किया। और इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है उसमें भी मैंने टेम्परेचर वेरिएशन वो चीजें दिखा के काफी अच्छे से, इसमें मैंने 3-4 मैप्स इसमें ड्रॉ करे, मतलब ऑन एवरी पेज देयर वाज ए मैप। तो ये फिर काफी अच्छा आंसर बन गया था इसका। एक्सप्लेन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, इसके लिए भी शायद आपने कोई मैप यूज किया होगा। यस सर, इंडिया का डेफिनेटली मैप। डेफिनेटली जी जी डेफिनेटली। तो मैंने जितने भी मैंने 3 पार्ट में इंडियन मैप को दिखाया। एक की हाईली डेंस पॉपुलेशन, एक है कि मीडियम डेंस, और एक लो डेंसिटी दिखाई, जैसे कि हिमालयन रीजन हो गया या डेजर्ट रीजन हो गया। तो ऐसे करके सबसे पहले तो मैंने मैप ड्रॉ किया और मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने डिस्क्राइब किया कि क्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे कितना डेंसिटी है। ये मैंने फैक्टर्स कुछ 5-6 पॉइंट्स में मैंने बता दिए। उसके जी अलावा उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद मैंने उनके फैक्टर्स बताए कि ऐसा क्यों होता है, वहाँ रिसोर्स की क्या स्थिति है, या जो फिजियोग्राफी है वहाँ की वो किस तरह से सुटेबल नहीं है, जो क्लाइमेटोलॉजी है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या जो भी फैक्टर्स होते हैं वो मैंने बाकी के 2 तो पेजेस में। आपने फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों के फैक्टर्स को मिला यस करके सर, जस्टिफाई। यस सर, यस सर। आदित्य जी, ये ऐसे जो आंसर हैं ये एनसीईआरटी से टैकल होंगे कि इसके अलावा भी कुछ चीज और पढ़ना पड़ेगा? कोई रेफरेंस बुक है क्या इनके यस लिए? सर, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका बेस तो एनसीईआरटी था ही, बट उसके अलावा मैंने माजिद हुसैन की एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती है, वो मैंने फॉलो जी करी थी। तो इसमें काफी पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं एज इट इज, और कुछ जो होता है आप मतलब खुद के एक्सपीरियंस से और इधर उधर से आप जो जीएस पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उससे भी आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं इसमें ह्यूमन पार्ट में। आपने ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी का दिया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन पे आपने क्वेश्चन टैकल किया था क्या? यस सर, यस सर। हाँ सर, एग्जैक्टली इस तरह का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने मैप क्रिएट किया था। तो मैप इसमें एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में था। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, यस सर, ग्रीन रिवॉल्यूशन में मैंने वो रीजन्स दिखाए। मैंने 2 मैप्स बेसिकली ड्रॉ किए थे कि जहां जहां ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब हरियाणा रीजन या वेस्टर्न यूपी रीजन, और जो साउथ जो कोस्टल रीजन था वो कुछ जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, वो मैंने रीजन दिखाया। उसके अलावा मैंने दिखाया कि कहाँ कहाँ वीट की प्रोडक्शन, जो वीट का हार्टलैंड होता है, वो कैसे स्प्रेड कर गया ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। और वो मैंने मैप में दिखाया कि जो पहले केवल पंजाब हरियाणा में होता था वो काफी एमपी तक फैल गया, जो आपको इंदिरा गांधी कैनाल रीजन होता है उसमें फैला, और ऐसे करके काफी आगे तक फैल गया। उसी तरह राइस का जो हार्टलैंड होता है वो ईस्टर्न रीजन होता है, वो कैसे वेस्ट जो राइस कल्टीवेशन के ट्रेडिशनल एरियाज नहीं थे वहां तक फैल गया। तो वो मैंने एरो के थ्रू दिखाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि यहाँ से यहाँ तक वो पहुंच गया। एग्जैक्टली ये इन द सेम फॉर्मेट सर। तो इसमें मेरिट एंड डिमेरिट्स दोनों आपने एड्रेस किया? यस सर, रिजल्ट्स में मैंने मेरिट्स और डिमेरिट्स का मैंने नोट बनाया हुआ था पहले से ऑलरेडी, तो उसको मैंने एज इट इज रिप्रोड्यूस किया था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन भी एक प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन ही है, किसी न यस किसी सर, तरह से यस ये सर, ये भी सर मैंने सेम मॉर्निंग को रिवाइज किया हुआ था, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया था काफी हद तक। इसमें ये क्वेश्चन को टैकल किया था आपने, गिवन अकाउंट ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया? यस सर, डेफिनेटली। तो इसमें मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो इंडिया के होते हैं उनको सबसे पहले तो मैंने मैप में शो कर दिया था सारे, और हर इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में मैंने 2-3 लाइनें लिखी, एग्जांपल्स दिए कि वहाँ किस किस तरह के इंडस्ट्रीज हैं, क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल जो हुगली रीजन रहा है वो जूट का एक सेंटर रहा है, टेक्सटाइल का भी सेंटर है, ऐसे करके क्या क्या मेजर इंडस्ट्रीज है वहां पे, और क्या क्या रीजन रहा उनके डेवलपमेंट का, और अभी उनकी क्या स्थिति है। तो ऐसे मैंने 3 से 4 लाइनों में हर रीजन के बारे में लिखा, और ऐसे आई थिंक 5 से 6 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है जिनके बारे में जी। मैंने लिखा। और हर किसी के बारे में आप 3-4 पॉइंट लिखते हो तो आपके 20 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाते हैं, उसके अलावा आप मैप ड्रॉ करते हो, 3 पेजेस में बहुत ही मल्टी डायमेंशनल आंसर हो जाता है इसका। ओके। अच्छा सर, ये जब अकाउंट वर्ड आता है तो इसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन है क्या? टेबल बनाना पड़ता है या लिस्टिंग करनी पड़ती है ऐसा अकाउंट, या फिर इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग होता है क्या अकाउंट का, या फिर डिस्क्रिप्शन होता है इसका मीनिंग? सर अकाउंट में मैं बेसिकली पॉइंट वाइज ही मेंशन करता था, मैं इतना स्पेसिफिक उसमें अकाउंट के लिए मैं उतना स्पेसिफिक नहीं होता, बट नंबर वाइज मैं मेंशन कर देता हूँ कि एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, ऐसे करके, और विथ एग्जांपल्स। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का कोई बहुत बेनिफिट नहीं देखता। अच्छा, ये लास्ट 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं सर। ये व्हाई आर देयर रीजनल डिस्पैरिटीज इन द रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो इसको Yes, कैसे sir. आपने जस्टिफाई किया? सर ये जो क्वेश्चन है ये मेरा आधा छूट गया था, तो ओके ओके। ऑल्दो मैं इसको टैकल कर सकता था, बट इसमें सर हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी एक ऐसा पेपर है कि जिसमें आपको काफी डायग्राम्स और काफी चीजें ड्रॉ करनी होती है, तो लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए एग्जाम हॉल में। जी। और थोड़ा सा लाइटिंग का इशू रहा मेरे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वो काफी डार्क था, और जो विंडो थी इतनी ये थी, मतलब ये छोटी प्रॉब्लम है बट एग्जाम में बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो लाइटिंग जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, और जो बल्ब था वो वहां पे नहीं था, मतलब थोड़े डिस्टेंस पे था। तो कई कैंडिडेट्स जो मेरे आसपास थे उन्होंने भी डिफिकल्टी फील की होगी, मैंने फील की। तो वो क्या होता है ना, वो 5 मिनट आपका जो एक्स्ट्रा ले जाता है ना, तो जी। इसकी वजह से कई बार ये हो जाता है। थैंकफुली मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट डेफिनेटली मैं मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकता था अगर लाइटिंग प्रॉपर होती तो इसमें मैंने आधा अटेम्प्ट किया, इंडिया का मैप ड्रॉ किया, क्योंकि सबसे लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन किया था, तो जल्दी जल्दी मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ करके जो डेवलप्ड रीजन और लेस डेवलप्ड रीजन उनको शो कर दिया। जो कि हम जानते हैं ट्रेडिशनली कि महाराष्ट्र रीजन या जो गुजरात रीजन है वो इंडस्ट्रियली काफी डेवलप्ड है, और जो ईस्टर्न यूपी या बिहार रीजन है तो वो लेस डेवलप्ड है। तो ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया कि ये रीजन में डेवलपमेंट ये है, और उसके कुछ कुछ फैक्टर्स मैंने लिस्ट डाउन कर दिए जितना भी पॉसिबल हो सकता था 1.5 पेजेस में। तो इतना मैंने किया था, और इसको शायद मैं कंप्लीट कर लेता तो मैं 190 क्रॉस कर जाता। तो ये क्वेश्चन देख करके जैसे होता है ना कि चेतन शर्मा के लास्ट बॉल में मियादाद ने जब स्कोर किया था लास्ट, उन्हें एक तकलीफ होती है ना कोई क्वेश्चन देख करके, तो ऐसा ये देख करके भी आपको अफसोस होता होगा, इसने आपको थोड़ा सा हल्का सा तो यस सर, डेफिनेटली, बट सर लास्ट में क्या होता है, क्लास में मेरे पास इसके लिए शायद 3-4 मिनट ही बचे थे, तो मैं तो मानता हूँ कि इसको एक तरह से लॉस भी मान सकते हैं, और इसमें जो 1 पेज या 1.5 पेज मैंने लिखा उसको आप गेन भी मान सकते हैं कि एटलीस्ट वहां पे मैंने 3-4 मार्क्स गेन किए जहां पे शायद मैं 0 कर जाता। ओके ओके, चलिए, तो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। इसका आंसर ने ही आपको कुछ मार्क्स इसमें दिलाए। यस सर। इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया आपने? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया ऑन इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज? सर जो इंडियन ज्योग्राफी पार्ट था उसके लिए तो मैंने माजिद हुसैन की एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बुक आती है उसको फॉलो किया था, और उसमें ये क्वेश्चन काफी डिटेल में हर कंट्री के साथ था, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हर करंट अफेयर्स में आपको मिल जाता है, जो कि मैं करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स होती हैं जो यूपीएससी के लिए भी होती हैं वो इसमें भी एप्लीकेबल है। तो इसमें मैंने इंडिया का एक बड़ा अच्छा मैप ड्रॉ किया था, और उसमें मैंने जम्मू कश्मीर की सारी प्रॉब्लम्स को एलओसी एलएसी के साथ, सियाचिन के साथ, बांग्लादेश की बॉर्डर, नेपाल की बॉर्डर, सबके साथ मैंने मैप ड्रॉ कर दिया था, और इसमें मैंने दो या 3 मैप ड्रॉ किए थे, और हर कंट्री के साथ स्पेसिफिक मैंने प्रॉब्लम हर कंट्री वाइज पॉइंट बाय पॉइंट की, इंडिया पाक डिस्प्यूट है, चाइना डिस्प्यूट है, बांग्लादेश डिस्प्यूट, ऐसे मैंने हर कंट्री के लिए, और आई थिंक 5 या 6 कंट्रीज के साथ हमारा डिस्प्यूट है, तो सबको मैंने इंडिविजुअली एड्रेस कर दिया था। ओके, इसके लिए कोई किताब, माजिद हुसैन की तो एक किताब है, वो उसी से ये टैकल हो गया आपसे? यस सर, मैं तो मानता हूँ कि बहुत एडवांस बुक की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, हमें बेसिक सोर्सेज ही फॉलो करने चाहिए, और उनसे ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं।
तो बस मैंने वही बुक फॉलो की थी और थोड़ा जो करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज में रहता है वो मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया था। आदित्य जी, तो बाय एंड लार्ज ऐसा रहा कि जो एक क्रक्स जो बोलूं कि क्वेश्चंस मेंस के कुछ प्रिडिक्टेबल होते हैं, और जब क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल होते हैं तो अपने आंसर्स को कुछ यूनिक रखने के लिए आप डायग्राम से अपने आंसर्स को यूनिक कर सकते हैं, एग्जाम्पल से अपने आंसर्स को यूनिक कर सकते हैं, और डायमेंशंस तो रेडी होने चाहिए पहले से, जैसे कि एग्जाम में आपको एक डायग्राम वोग्राम बनाने का एक स्पेस क्रिएट हो जाए कि आपको ज्यादा Yes, sir. सोच सोच के ना लिखना पड़े, तो पहले से प्री लाइक डिजाइन आंसर और पैरामीटर रहे तो आप थोड़ा सा फास्ट अटेम्प्ट करके आप बहुत सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे अपने आंसर को आप डेकोरेट कर पाए। तो Yes, ऐसे ही sir, कुछ definitely. आपका भी ओपिनियन होगा। यस यस सर, क्योंकि हर किसी ने थ्योरी लगभग वही पढ़ी होती है, हमें जिस प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा वो जो एज होता है ना वो लेना होता है, और वो बुलेट पॉइंट्स और मैप्स और डायग्राम्स के थ्रू बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। तो आदित्य जी, आपके साथ ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहा, काफी जो एस्पिरेंट हैं उनको बहुत इसमें वैल्यूबल क्लूज मिलेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।